एक और नया चैप्टर, और इसमें आप क्या जानेंगे। देखिए, जो नया चैप्टर आप जो पढ़ने जा रहे हैं उसके पीछे मोटो सुनिए, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, हमारे पास में बॉडी है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है बच्चों। क्या क्या सिस्टम्स हैं ये आपको पता है कि हमारे पास में नर्वस सिस्टम है ना। हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो नर्वस सिस्टम है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, है ना। अब जब भी आप खाएंगे तो उसके बाद में इसी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे और भी बहुत सारे सिस्टम जो है वो आपकी बॉडी में है ना। मैं उसको डेश कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सिस्टम्स तो बहुत सारे हैं, अभी सबके बारे में डिस्कस हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इतने सारे सिस्टम्स हैं, और इन सिस्टम्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कि इस सिस्टम में कुछ अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर नर्वस सिस्टम की बात करो तो वहाँ पे उस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ब्रेन देखने को मिलेगा, और आपकी प्यारी सबसे दुलारी स्पाइनल कॉर्ड भी, है ना। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और आपका ब्रेन, ये दोनों किसके पार्ट है? ये दोनों पार्ट है आपके नर्वस सिस्टम के। तो अब ऐसे ही केवल वो एक अकेला सिस्टम नहीं है जिसमें कुछ पार्ट्स हैं, जिसमें कुछ ऑर्गन्स हैं, है ना। वैसे ही आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका हार्ट एक उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आपकी वेसल्स होगी, आपकी जो भी कैपिलरीज है बच्चों, ऑल ऑफ देम आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दैट, है ना। सारे उसके पार्ट्स हो गए। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें सो वी पीपल आर हैविंग स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी हुई, लार्ज इंटेस्टाइन आपकी हुई। ये दोनों इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड ऑल्सो एंड फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट ऑल्सो। तो वो हमको यहाँ पे सारी चीजें पता है। अब दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चों, कि जब इतने सारे सिस्टम्स हैं और इन सिस्टम्स में क्या है, इन सिस्टम्स के अंदर ऑर्गन है, तो इन ऑर्गन्स के अंदर ऐसा क्या है कि इन सारे सिस्टम्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है, और वो है इसमें आपके टिश्यू, है ना। इसमें टिश्यू की बात करेंगे कि इनमें क्या ऐसे टिश्यू है, कौन से ऐसे टिश्यू है विच इज मेकिंग देम टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और वही आपका जो नया टॉपिक है, दिस इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। एनिमल्स की बात हम करेंगे, ज्यादातर हम देखेंगे कि यहाँ पे एनिमल्स के अंदर कौन से अलग अलग यहाँ पर टिश्यू हमको देखने को मिल रहा है। वी पीपल आर ऑल्सो एनिमल्स नो, तो उसमें भी हमको यही चीज समझना है कि हमारे जो अलग अलग टिश्यूज है, हाउ दीज डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज आर डिफरेंट इन वर्किंग, है ना। तो ये सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन समझे कि टिश्यू एक्चुअल में होता क्या है। तो टिश्यू की जब आप बात करोगे, एनिमल टिश्यू की बात करोगे, तो हमारी बॉडी में सबसे छोटा जो फंडामेंटल यूनिट है दैट इज सेल, है ना। जैसे किसी भी बिल्डिंग के अंदर क्या होती है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर ब्रिक होती है, ईंट होती है, वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर है सेल। ब्रिक्स जब आपस में मिलेगी तो क्या बनाती है? ये बनाती है वॉल, है ना। और सेल आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं टिश्यू, है ना। वॉल से क्या बनेगा? वॉल से आपका जो भी रूम है ना, या आपका हाउस है, वो यहां पे बनेगा, है ना। और जब ऐसे बहुत सारे रूम आपस में मिलते हैं तो बिल्डिंग वहां पे बनती है। वैसे यहां पे जब आपस में टिश्यू मिलेंगे, जब टिश्यू बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो टिश्यू क्या बना देते हैं? वो बना देते हैं अ स्पेसिफिक ऑर्गन ओवर देयर। वहां पे क्या बन के आता है? एक स्पेसिफिक ऑर्गन बन के आता है। और ये आप जानते हैं कि एक ऑर्गन, जो भी कोई ऑर्गन की अगर आप बात कर लें, किसी भी एक एग्जांपल के, आप अपने दिमाग में एक एग्जांपल ले आइए, आप क्या जान पाएंगे कि उस एक सिंगल ऑर्गन के अंदर कुछ सेम या फिर एक जैसे सेल्स यहां पर होते हैं, है ना। एक ही जैसे सेल्स यहां पर होंगे। और वैसे ही ये ऑर्गन जो है, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे तो यहां पर ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा? ऑर्गन सिस्टम यू विल हैव। और फाइनली आपके पास में क्या बन जाती है? आपके पास में बन जाएगी इन सेल से आती हुई आपकी बॉडी, है ना।
वैसे जैसे यहाँ पर लास्ट में क्या बन जाएगी, यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग बन जाएगी, वैसे ही यहाँ पर बॉडी बन जाएगी। तो हमने क्या बोला था, हमने पिछली कुछ क्लासेस में ये सीखा है कि सेल इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही यहाँ पे ब्रिक जो है इस बिल्डिंग की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। जब बहुत सारे एक जैसे सेल आपस में मिलेंगे और साथ मिल के काम करते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं। जैसे देखिए आपकी क्लास की बात कर लेते हैं, आपकी क्लास में क्या है, आपकी क्लास में एक ही एज के बच्चे हैं, एक ही एज के बच्चे हैं, है ना। उनकी हाइट वेरी कर सकती है, उनका रंग वेरी कर सकता है, उनकी क्लास वेरी, क्लास मैं कैसी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, क्लास की कुछ लोग ज़्यादा उनके पास में अच्छा इनकम का सोर्स होगा, कुछ के पास में अच्छा इनकम का सोर्स नहीं होगा, तो उस बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर रहे हम। हमने क्या किया है, हमने उनको एज के बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर रहे हैं कि एज मान लो जो 5 साल से 6 साल की उम्र के बीच में आता है ना, ये सारे एक किसी भी क्लास में हो जाएंगे। फिर 7 से 8, 8 से 9, है ना, इस तरह से क्लास इंटरवल हमको देखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पर जो हमको सेल्स देखने को मिलेंगे बच्चों, उनका एक कैटेगरी है, एक लेवल है, साथ में मिलके काम करने की क्षमता है उनके पास में, जैसे आपकी क्लास में एक जैसे बच्चे, है ना। तो यहाँ पर जब बहुत सारे एक जैसे सेल मिले तो बनाते हैं टिश्यू, और वो एक प्रकार का टिश्यू नॉट ओनली इन द एनिमल्स, नॉट ओनली इन द प्लांट्स, बल्कि हर एक ऑर्गन में, हर एक ऑर्गेनिज्म में यू विल गेट टू सी कि टिश्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या टिश्यू पेपर में भी टिश्यू होता है? नहीं, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ पेपर। लेकिन ये जो टिश्यू जो हमारे हैं काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक रोल हमारी बॉडी में देखने को मिलता है। तो टिश्यू एक्चुअल में है क्या, उसको समझें तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब एक ही प्रकार के सेल्स हैं, है ना, जो कि क्या है, सिमिलर है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर मतलब उनकी डिजाइन जो है वो बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे के बिल्कुल सेम होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम लोगों ने, सबसे पहले तो उनकी डिजाइन कैसी है, क्या सब लॉन्ग है, क्या सब शॉर्ट है, क्या सारे ओवल है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने उसके डिजाइन के बेसिस पे उसको बोला है कि उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो सारे एक कैटेगरी में आते हैं, वो सारे एक साथ होंगे, सभी मिलके एक साथ एक फंक्शन या एक फीचर अपना वो परफॉर्म करेंगे, है ना। और जब ये इनकी अगर ओरिजिन की बात करोगे कि कहाँ से बने हैं, तो वो ओरिजिन जो है वो भी इनकी पूरी तरह से सेम होगी। तो क्या क्या चीजें सेम हो गई, क्या क्या चीजें सेम हुई, है ना। सबसे पहला उनका स्ट्रक्चर, कि उसका स्ट्रक्चर है कैसा। दूसरा जो है दैट इज द फंक्शन। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि उनकी ओरिजिन क्या है। सो दीज आर द 3 थिंग्स, है ना। ये क्या है, ये तीनों के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि अगर 3 चीजें ये सेम है तो वो सारे सेम वाले क्या हो गए, वो सेम सेल्स हो गए, है ना। और ये सबने मिलके क्या बना दिया, इन्होंने सबने मिलके बना दिया है आपका टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो गई, अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। अब इसको सेम को हटा देते हैं, सेम की जगह हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या, इसको काट के हम लिख देते हैं यहाँ पे ग्रुप, है ना। तो ग्रुप ऑफ सेल, है ना, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल जिसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन पूरी तरह से क्या होता है, पूरी तरह से सेम होता है, वही क्या कहलाते हैं, वही कहलाते हैं आपके टिश्यू, है ना। तो वैसे ही आपके टिश्यू बन गए। टिश्यू बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, एक से दूसरा वेरी कर सकता है ना, एक से दूसरा वेरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन की बात डिफरेंस आ जाएगा, स्ट्रक्चर का डिफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर हम बात करें आपके सिर के अंदर, है ना, हमारे सिर के अंदर देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू कैन से टिश्यू विल बी देयर, उनके अंदर सेल अलग वहां पे होंगे, तो उसके फंक्शन भी कुछ अलग होंगे, उसकी ओरिजिन भी अलग होगी, उसका स्ट्रक्चर भी अलग होगा। तो क्या हुआ, टिश्यू एक दूसरे से अलग अलग होगा, है ना। तो ये आपको टिश्यू की डेफिनेशन यहाँ पे समझ में आई है बच्चों। अगर हम इसके ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में भी हमको यहाँ पर कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा। कैसे देखिए, तो यहाँ पर जो अलग अलग ग्रुप है ना, जो अलग अलग ग्रुप यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, तो ये स्पेसिफिक फंक्शन वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं। एक फंक्शन इन्होंने साथ में परफॉर्म किया है। फिर दूसरा, दे बिलोंग टू द सच ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इस तरह के ऑर्गन सिस्टम, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, जो ग्रुप साथ में मिलके कि हम तुम्हारे साथ है ना, तो वो सारी जो टीम जो वहां पर साथ है, सेल की टीम जो है, एक जैसी, एक एज की, एक डिजाइन की, एक फंक्शन परफॉर्म करने वाली जो
जो ग्रुप वहां पर है दैट विल बी कॉल्ड व्हाट, उसी को हम लोगों ने बोला है कि वो टिश्यू है ना। लेकिन टिश्यू में हम ये देखते हैं कि वहां पर कोई भी डिसिमिलर सेल्स नहीं होते, सेल में भी डिसिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, है ना। और उनको हम बोल सकते हैं कि उनकी ओरिजिन भी जो है वो यहाँ पर सिमिलर होगी, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी में अगर हम बात करें कि वहां पर स्टेम सेल्स होते हैं, और ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये अलग अलग तरह के सेल्स में डिवाइड होते हैं, ये अलग अलग तरह के सेल्स में डिवाइड होते हैं, ऐसे बहुत सारे तरह के सेल्स में वो डिवाइड होगा। मतलब हमको क्या समझ में आएगा कि अच्छा वो सारे बने तो इससे, तो मतलब क्या ये क्या हो गई, ये हो गई ओरिजिन। मतलब इससे समझ में आया कि उनकी ओरिजिन जो है वो पूरी तरह से इनके जैसी है, ओरिजिन जो है वो बिल्कुल सेम है एक दूसरे के, लेकिन फंक्शन जो है वो परफॉर्म अलग कर रहे हैं, है ना। और उनका स्ट्रक्चर जो है वो भी एक दूसरे से अलग है, लेकिन वो क्यों साथ में है, क्योंकि उनकी ओरिजिन जो है वो पूरी तरह से सेम है। तो ये टिश्यू की डेफिनेशन हमको यहाँ पे क्लियर हुई बच्चों। इसके आगे हम समझते हैं कि जब टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, टिश्यू अभी आपस में मिले, अभी हाल हमने देखा था कि टिश्यू आपस में मिले तो क्या बना, टिश्यू आपस में मिलते हैं तो बनता है ऑर्गन, है ना। तो ग्रुप ऑफ टिश्यू विल बी नोन एज ऑर्गन। तो ऑर्गन क्या है, तो ऑर्गन जो है जिसमें ऑर्गेनाइज या फिर स्पेसिफिक प्रपोर्शन में, प्रपोर्शन मतलब उसका नंबर जो है या उनका पैटर्न जो है वो एक स्पेसिफिक वहां पर होगा, और उस स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होने के कारण और प्रपोर्शन मतलब उसका नंबर वगैरह वहां पर सब फिक्स हो जाने के कारण वो एक जो वहां पर एक हम बोले कि एक बॉडी जो वहां पे फॉर्म होती है दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गन। हमने उसको क्या नाम दे दिया है, हम लोगों ने उसको ऑर्गन नाम दे दिया। वैसे ही ये जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं, है ना, जब बहुत सारे ऑर्गन जो है वो आपस में मिलेंगे तो वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, है ना। आपका माउथ, आपका ईसोफेगस, आपका स्टमक, आपका पेनक्रिया, आपका लीवर, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, आपके लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल टुगेदर इट इज गोइंग टू फॉर्म व्हाट, वो बनाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही कुछ यहाँ पे देखिए, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिले तो क्या बना है, ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम जब दो या दो से ज्यादा कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने वाले, मतलब जो कि क्या है, जो कि फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन उनमें देखने को मिलता है ना। केमिकल इंटरेक्शन कैसे होगा, या तो किसी एंजाइम के कारण, है ना, वो या तो किसी एंजाइम के कारण या फिर किसी हार्मोन के कारण उनके बीच में देयर विल बी अ कम्युनिकेशन। तब वहां पे क्या होगा, उनके बीच में कम्युनिकेशन होगा। और ये जो कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, देखिए ब्रेन ने मैसेज किया आपके हार्ट को, है ना, आपके हार्ट को मैसेज क्यों किया है, ताकि उसको हार्ट बीट बढ़ानी है, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, आप घबराए होंगे, है ना। तो वहां पे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है और वो हार्मोन यहाँ पर उनके इंटरेक्शन के लिए काफी ज्यादा मददगार होता है। तो वैसे ही यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो है, जब बहुत सारे या सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यू जब आपस में मिलेंगे, है ना, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके आपस में एक सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम डेवलप करते हैं, और उस सिस्टम में हम देखते हैं कि इंटरेक्शन होता है ना, ऑर्गन्स के बीच में, सिस्टम्स के बीच में इंटरेक्शन होता है। कैसे हो पाता है कि देखो आपका नर्वस सिस्टम जो है बच्चों, है ना, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट किसके कारण कर पाता है, वो किससे कोऑर्डिनेट करता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से करता है ना। यही नर्वस सिस्टम और किससे करता है, ये करता है आपके सर्कुलेटरी से भी, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम से भी ये कोऑर्डिनेट करेगा। कैसे कोऑर्डिनेट करेगा ये समझने की जरूरत है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड का एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब होके खाना कहाँ जाएगा, है ना, आपके बाकी के पार्ट में पहुंचेगा, क्योंकि उससे क्या है, उसको एनर्जी का प्रोडक्शन उसको कराना है।
तो एनर्जी का प्रोडक्शन सही जगह पे हो, उसको खाने को पहुंचाने के लिए जरूरत किसकी लगेगी? सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट कराने वाला कौन है? यहाँ का मैनेजर, दैट इज योर नर्वस सिस्टम। तो मतलब ये समझ में आया कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। आपने खाने को देखा है ना, आपने खाने को देखा, जब भी आपको वो फूड दिखाई दिया, वो फूड आपको जब दिखाई दिया तो आपके मुंह में क्या प्रोड्यूस हुआ? आपके मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो गया। और वो सलाइवा जब प्रोड्यूस हुआ है, ये क्यों प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि देखिए उसने वो समझ गया, वो ऑर्गन समझा है कि हाँ देखो अब हमको खाना मिलने वाला है ना, वी नीड टू प्रोड्यूस सलाइवा, जो कि क्या करेगा? जो कि हमको मदद करेगा फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना। तो ये ऑर्गन सिस्टम की बात हुई। वैसे ही ये अलग अलग काम जो है वो पूरी तरह से बटे हुए हैं बच्चों यहाँ पर, है ना। क्या है यहाँ पे? पूरी तरह से काम जो है वो सारे के सारे बटे हुए हैं। क्यों बटे हुए हैं? क्योंकि एक स्पेसिफिक ऑर्गन, जैसे हम बात करें किसकी, हम बात करें अगर हमारे लीवर की, अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर क्या कर रहा है? तो लीवर वहां पे काम कर रहा है, चीजों को डिटॉक्सिफाई कर रहा है। लीवर क्या कर रहा है? लीवर कर रहा है उसको डिटॉक्सिफाई। कैसे कर रहा है डिटॉक्सिफाई? उसको समझे तो डिटॉक्सिफाई, हाँ, है ना। तो यहां से डिटॉक्सिफाई इसने जब किया है तो लीवर ने करा क्या? अरे तो लीवर ने किया यह है, हाँ कभी कभी तो बहुत तेज चलता है, ओके ना, है ना। तो लीवर ने क्या किया है? लीवर ने आपके उसको डिटॉक्सिफाई किया, डिटॉक्स किया, मतलब सारे वेस्ट मटेरियल को या जो भी हानिकारक जो चीजें वहां पर आई थी उसको वहां से बाहर पहुंचाने के लिए काम किया। तो मतलब यहाँ पे ये काम किसका हो गया? ये लीवर का काम हो गया। वैसे ही अगर पैनक्रिया की बात करोगे तो पैनक्रिया का फंक्शन क्या है? पैनक्रिया विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन 2, है ना। तो ये इसका काम हो गया। वैसे ही अलग अलग ग्लैंड्स का अलग अलग फंक्शन हमको देखने को मिलेगा। तो मतलब ये हुआ कि ये सारे जो यहाँ पे जो डिवीजन है सेल का, टिश्यू का, ऑर्गन का या ऑर्गन सिस्टम का, ये इनका सभी का काम जो है वो बटा हुआ है। जैसे आपके घर में भी आपका काम बटा हुआ है। आप लोगों को आपकी मम्मी बोलती हो कि जाओ दूध लेके आओ, है ना। आपके छोटे भाई को हो सकता है कि उसको बोलते हो कि जाओ किसी को ये मैसेज दे के आओ, है ना। इस तरह से अभी तो फ़ोन आ गए, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि छोटों का काम ये होता था कि जाओ पापा को बुला लाओ, जाओ मम्मी को बुला लाओ। इस तरह से जो छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम जो होते हैं, थका देने वाले काम जो होते हैं, वो छोटे को ही दिए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर छोटा हो या बड़ा हो, सभी के काम पूरी तरह से यहाँ पर डिवाइडेड होते हैं। सभी के काम पूरी तरह से डिवाइडेड होते हैं। और यही क्या है? दिस इज ओनली नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। जैसे डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करता है, डॉक्टर का काम कोई और नहीं कर सकता, उसका काम कोई दूसरा लेबर नहीं कर सकता, कोई दूसरा वर्कर नहीं कर सकता। वैसे ही यहाँ भी इनका फंक्शन जो है वो पूरी तरह से फिक्स्ड है। अभी देखिए कि अगर हम उनके फंक्शन की बात कर लेते हैं, अगर उनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो टिश्यू जो है 4 तरह के दिखाई देते हैं। दिखाई क्या देंगे? पता लगेंगे। कैसे पता लगेंगे? कि भैया अलग अलग फंक्शन है। क्या है? सब अलग अलग उनका फंक्शन है और उनका स्ट्रक्चर जो है वो सब एक दूसरे से अलग है। तो उसी बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि ये 4 तरह के अलग अलग टिश्यू हमको देखने को मिले। किस बेसिस पे? इनको ये देख रहे हैं हम लोग एनिमल के टिश्यू, और ये उनके फंक्शन के बेसिस पे और स्ट्रक्चर के बेसिस पे सब एक दूसरे से अलग हो गए। कैसे अलग हो गए? अब उसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे पॉसिबल है। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये आपके कवरिंग है। ये क्या है? ये आपकी कवरिंग है। कवरिंग किस तरह से है? कवरिंग देखिए, आपकी स्किन जो है, आपके पूरे शरीर पे जो कवरिंग है, ये आपके एपिथेलियल हो गया। प्लांट की बॉडी पर है वो एक कवरिंग हो गई, है ना। कवरिंग जो है वो एक तरह का प्रोटेक्शन जो है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो गई? ये कवरिंग मतलब क्या है? कवरिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वैसे ही अगर न्यूरल की बात करें तो यहाँ पे इंपल्स जनरेट करनी होगी, इंपल्स जनरेट करना है। दूसरा क्या करना है? यहाँ पे हमको सिग्नल सेंड करना है ना। सिग्नल जो है वही तो इंपल्स है, एक जगह से दूसरी जगह। आप अभी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी खुशबू आई कि अरे मम्मी किचन में कुछ बना रही है, ये आपकी बॉडी में सिग्नल पहुंचे, तभी तो आपका ध्यान उस तरफ गया, है ना। आपकी गली में कोई गाना बजा रहा है, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त जो है फोन चला रहा है, तो ये क्या है? ये सारे आपने डिटेक्ट किए विद द हेल्प ऑफ योर न्यूरल सिस्टम। तो मतलब यहाँ पे नर्वस टिश्यू जो है वो यहाँ पर होंगे।
वैसे ही कनेक्टिव टिश्यू, इन सभी को आपस में कनेक्ट करने वाला, है ना, कनेक्टिविटी को मेंटेन करने वाला, कनेक्टिविटी को मेंटेन करने वाला इज योर कनेक्टिव टिश्यू, है ना, ये कनेक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। वैसे ही यहाँ आपकी बॉडी में मसल्स, है ना, बहुत सारे बॉयज जो हैं वो दे विल बी मच मोर बिजी इन दिस थिंग, और ये यहाँ पर अलग अलग तरह का वर्क करने के लिए these muscles will be responsible। तो ये इस तरह से अलग अलग जो क्लासिफिकेशन हमको यहाँ पे एनिमल्स की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। अगर हम इनको प्लांट से कंपेयर करें तो देखिए वहां पर न्यूरल नर्वस सिस्टम तो होगा नहीं, है ना, नर्वस सिस्टम जब वहां पर नहीं है तो वहां पर कोई दूसरा केमिकल काम करने के लिए होगा, तो टिश्यू वहां पर नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू देयर विल बी ए काइंड ऑफ कनेक्टिविटी, लेकिन एनिमल्स में हम सबसे ज़्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म है बाकी के ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में। उसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो 4 ये अलग अलग तरह के टिश्यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगर ये चारों, इन चारों की अगर बात करोगे तो हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन, देखिए न्यूरल कोऑर्डिनेशन, है ना, आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम ही मेंटेन कर सकता है। दिस कनेक्टिव टिश्यू वोंट बी एबल टू डू दैट, है ना, ये चीज अभी हमने इससे पहले पर समझी थी। मसल्स का काम ब्लड नहीं कर सकता, कनेक्टिव टिश्यू दूसरा नहीं कर सकता, है ना, या फिर आपकी कवरिंग नहीं कर सकती, मतलब सभी का वर्क जो है वो यहाँ पे पूरी तरह से क्या है, फिक्स्ड है, और वही उसका काम करता है। इसके बाद में जब हम इसकी बात सबसे पहले वाले की कर रहे हैं, सबसे आउटर कवरिंग या प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम एपिथेलियल की बात कर रहे हैं। और एपिथेलियल का मतलब होता है एपिथेलियल, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एपिथेलियम ऑल्सो, है ना, हम इसको और क्या बोल सकते हैं, हम इसको एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। एपिथेलियल हम लोगों ने इसको समझा, ठीक है। तो ये है क्या, ये जो टिश्यू है इसकी सरफेस जो है वो पूरी तरह से कैसी होती है, फ्री होती है। फ्री कैसे होगी, देखो, या तो ये बॉडी के कांटेक्ट में आता रहे, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड कौन कौन से होंगे वहां पे, या तो वहां पे लिम्फ हो सकता है, या फिर इसको थोड़ा अलग रंग से यहाँ पे ले लेते हैं, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। ये देखिए इसको इस तरह से, तो देखिए ये सबसे पहला तो ब्लड हो गया, है ना, दूसरा और कौन सा हो सकता है, यहाँ पे लिम्फ हो सकता है। ऐसे और भी बॉडी में हमारे फ्लूइड्स हैं, वो सारे फ्लूइड जो हैं वो क्या कर सकते हैं, या तो उसके कांटेक्ट, इन दोनों के कांटेक्ट में आपका कौन आ रहा है, वो टिश्यू आ रहा है ना, या फिर या तो अंदर की बात हो गई, इंट्रासेल्युलर हो गया, है ना, अंदर की बात हो गई, ये वैसे ये बाहर भी कांटेक्ट में आ सकता है। तो ये बाहर अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये एनवायरनमेंट से आपको प्रोटेक्ट करेगा, है ना। और इसका जो पार्ट है हम बोल सकते हैं कि ये जो टिश्यू है दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, ये आपकी प्रोटेक्शन, जैसे आपकी स्किन, है ना, विच विल बी अ बेटर एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। और वैसे ही कि ये अगर इन एपिथेलियल टिश्यूज की आप बात करोगे तो ये पूरी तरह से कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है ना, अंदर भी और बाहर भी। जो अंदर है वो पूरी तरह से पैक्ड होंगे, जो बाहर है वो पूरी तरह से, आपके स्किन पे हमने धूल डाली, मिट्टी डाली, वो अंदर नहीं जाता है, लेकिन आपके अंदर आपने ब्लड के अंदर कोई चीज डाली, सो थिंग्स आर गोइंग टू सर्कुलेट इनसाइड द बॉडी, है ना, वहां पे क्या होगा, वहां पर चीजें जो है वो सर्कुलेट होती हुई दिखाई देगी। तो वैसे यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या हुआ है, एपिथेलियल का मतलब क्या हुआ है कि कुछ ऐसे टिश्यूज जो या तो आपके बॉडी फ्लूइड के साथ में कांटेक्ट में आते रहें, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से या फिर बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट तो नहीं करते हैं पर उनके कांटेक्ट में वो आते रहते हैं, तो दे विल बी कॉल्ड एज एपिथेलियम या फिर एपिथेलियल, है ना। अब एपिथेलियल टिश्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एपिथेलियल टिश्यू क्या है, अब टाइप है, इसके बहुत सारे अलग अलग प्रकार होंगे। एपिथेलियल हमने बहुत सारे अलग अलग, देखिए ऑर्गन जब अलग है तो उनकी कवरिंग अलग होगी, जैसे फ्रूट सारे एक दूसरे से अलग है, मतलब उनकी कवरिंग अलग है। सम आर सॉफ्ट, सम कंटेन स्पाइन, सम कंटेन अ काइंड ऑफ थिंग आल्सो, है ना, किसी पे वेलवेट जैसी कोटिंग भी है। तो वैसे यहाँ पर जब अगर हम इन एपिथेलियल सेल्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली जो कैटेगरी देखने को मिली है दैट इज सिंपल एपिथेलियल, है ना। सबसे पहला क्या हुआ, सिंपल। और सिंपल में हमने क्या देखा, सिंपल में हमने देखा कि यहाँ पर जितने भी टिश्यू आएंगे वो कैसे होंगे, उनकी एक सिंगल लेयर होगी, है ना। सिंगल लेयर होगी तो फिर ये कट तो नहीं जाएंगे। देखिए आपने अपनी स्किन को ऐसे स्क्रैच किया, अभी बहुत सारे यहाँ पर जो टिश्यूज जो थे
वो रप्चर हो चुके होंगे, लेकिन उसके नीचे अभी भी ऐसी कुछ लेयर्स होंगी जो आप कंटिन्यू अपना खुजाना जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर बहुत ज़्यादा उसको कर दिया है स्क्रैच, तो देन द ब्लड विल स्टार्ट कमिंग आउट। तो यहाँ पे वैसे सिंगल लेयर हमको देखने को मिलती है, और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो आपकी बॉडी कैविटी के अंदर होती है, या फिर डक्ट के थ्रू होता है, या फिर कोई ट्यूब्स यहाँ पे होती है, उसी के थ्रू दे विल बी एबल टू परफॉर्म द फंक्शन। ये क्या हो गए, ये हो गए सिंपल एपिथेलियल, सिंगल लेयर वाले आर नोन एज सिंपल। वैसे ही कंपाउंड जो है यहाँ पर क्या हुआ, कंपाउंड का मतलब क्या है कि यहाँ पर मल्टी स्टोरीज होगी, यहाँ पे कुछ लेयर्स हो आपको देखने को मिलती है। तो हम बोलेंगे कि 2 या 2 से ज़्यादा लेयर जब इनकी होती है, और ये काम आपके प्रोटेक्शन के लिए करती है, जैसे आपकी स्किन है ना। लेकिन हमने यहाँ पर भी तो डिस्कस किया, तो यहाँ पर स्क्वेमस की बात हम लोगों ने की है। स्क्वेमस जो है दे आर कमिंग इन दिस कंपाउंड वन, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर देर आर सम काइंड ऑफ टिश्यू जो कि पूरी तरह से एक ही लेयर होती है। मैंने यहाँ तो हमने बहुत सारी लेयर्स देखी कि मैंने बताया कि आपने एक बार उसको स्क्रैच किया, नाउ स्टिल मोर लेयर्स आर देयर, और भी बहुत सारी लेयर्स अभी बाकी है जिनको आप स्क्रैच कर सकते हैं। मतलब क्या है कि वो एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर होगी। यहाँ पर कंपाउंड में इज द सेम थिंग। सिंपल में ऐसा नहीं है। ये जो सिंपल है ये डक्ट है। डक्ट मतलब जो पाइपलाइंस आपकी बॉडी में है ना। पाइपलाइन कौन कौन सी है, ये पाइपलाइंस हो सकती है आपकी आर्टरी, आपकी वेन्स और आपकी कैपिलरी, है ना। तो ये कैपिलरी या फिर आर्टरी और वेन्स, these are the kind of, you can say these are the kind of pipelines which will be there and they will be responsible for the transportation। लेकिन अगर इनकी वॉल की आप बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पतली सी सिंगल लेयर वहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, और उसमें हम बोल सकते हैं कि वो बने हैं सिंपल एपिथेलियल से। स्किन किसको बिलोंग कर रही है, कंपाउंड में। क्यों नहीं बिलोंग कर रही है सिंपल को, नाउ दैट इज क्लियर टू यू। अब ये हमको समझ में आ गया है ना कि कंपाउंड और सिंपल एक दूसरे से कैसे अलग है। जो सिंगल लेयर वाले हैं वो सिंपल, और जिनमें 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स हमको देखने को मिल रही है दे आर कंपाउंड एपिथेलियल, है ना। इसका हमको बहुत अच्छे से अब जो फंडा है वो क्लियर हो चुका है। अगर हम सिंपल एपिथेलियल की बात करोगे बच्चों, है ना, अब उसको डिटेल में समझना। आपको ये पता लगा कि अच्छा हाँ सिंगल लेयर होती है और वो डक्ट में, पाइप में, ट्यूब में वो होते ही है, प्रेजेंट होते ही हैं, तो वो काम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द सिंपल एपिथेलियल सेल्स, है ना, इनका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलेगा। मतलब उनके स्ट्रक्चर में कुछ हमको ऐसे चेंज देखने को मिलेंगे। क्या क्या चेंजेस है कि भैया देखो, कुछ जो है वो पूरी तरह से कैसे स्क्वेमस, अभी मैंने जिनकी बात की थी ना, ये क्या है, ये पूरी तरह से स्क्वेमस मतलब फ्लैट होते हैं पूरी तरह से, है ना। ये तो पूरी तरह से कैसे हो गए, फ्लैट शेप वाले हो गए, है ना। दूसरे कैसे हैं, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल जैसे क्यूब आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, ये वैसे ही क्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये जैसे ये वैसे ही स्ट्रक्चर है जो अभी तक हम लोग ड्राइंग्स में बनाते हुए आए हैं बच्चों, वैसे ही क्यूबॉइडल हो रहा है स्ट्रक्चर, है ना। तो ये क्यूबॉइडल आपके टिश्यूज हो गए। अगर हम देखें कि कॉलम, है ना, घर में हमारे कॉलम्स आपको आसपास आपके दिखाई दे रहे होंगे, ये वैसे ही कॉलम है, तो ये लंबे लंबे हैं, लेकिन क्यों, ये स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है मतलब इसकी लोकेशन चेंज होगी, इसका काम अलग होगा, है ना। तो वही उसके बाद में लास्ट जो है वो सीलिएटेड। सीलिएटेड मतलब क्या है, सीलिएटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा। उसके ऊपर क्या होगा प्रेजेंट, उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होगा। और सीलिया की प्रेजेंस होना जरूरी क्यों है, सीलिया देखिए, अब आपको याद आया होगा कि हमने जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने जब पढ़ा है, उस सिस्टम में हमने क्या देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग का प्रोडक्शन हो जाता है ना। वहां पे क्या होगा, एग का प्रोडक्शन हो जाता है, और जब एग वहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों, तो उस एग को ओवेरी से कैच करना होगा। कैच करके कहां पर पहुंचाना होगा, उसको पहुंचाना होगा आपको कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। उसको पहुंचाना है आपको फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो वहां से उस एग को कैच करके ओवेरी से फैलोपियन ट्यूब में लाएंगे कैसे, है ना। वहां पे कुछ चाहिए आपको ऐसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर, जो उसको कैच करके हाथ से ऐसे खसकाते खसकाते the thing will be able to reach to a specific site। वैसे ही ये एग जो है ये फैलोपियन ट्यूब में कैसे पहुंचा, ओवेरी से। ये पहुंचा है इस सीलिया के कारण बच्चों, है ना। तो ऐसे ही सीलिया अगर उन टिश्यूज पे प्रेजेंट है तो उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, सीलिएटेड कॉल्यूमनर, है ना। सीलिएटेड तो है लेकिन शेप कैसा है, कॉल्यूमनर,
है ना। तो देखिए ये बाल वाले मतलब सीलिया, है ना, और ये जो है ये गंजे वाले मतलब कॉल्यूमनर, है ना। तो ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन देखने को मिला। हर एक का फंक्शन विल बी टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और इनकी लोकेशन जो है वो भी एक दूसरे से काफी अलग होगी। और सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चर, वो तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया। अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये बात रही आपके इन टिश्यू के शेप की बेसिस पे बात, कि किस तरह से ये सारे एक दूसरे से शेप में पूरी तरह से अलग है ना। वो शेप में भी समझा। अब अगर शेप में अलग है बच्चों, तो डेफिनेटली इनका फंक्शन जो है वो भी अलग होगा, है ना। सबसे पहला जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, है ना, उसमें सबसे पहला हम देखने जा रहे हैं स्क्वेमस की बात। अब स्क्वेमस एपिथेलियल की बात कर रहे हैं, तो स्क्वेमस एपिथेलियल जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कैसे कैसे दिखाई देते हैं, पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए आपको ये इस तरह से एक बड़ा सा सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि वो एक दूसरे के पास में अरेंज्ड है, उनके बीच में कम जगह है, उनके लगभग जगह है ही नहीं, इंटरसेल्युलर स्पेस जो है यहाँ पर वो नहीं है। अब ये जो टिश्यू है बच्चों, इनका जो न्यूक्लियस है वो देखिए बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्कुल सेंटर में। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम आगे यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे, इनका जो न्यूक्लियस की लोकेशन है उसमें चेंज आता जाएगा, इनके अरेंजमेंट में सेम थोड़ा चेंज आता जाएगा, और जितने ज़्यादा हाइट में बढ़ेंगे उनके क्वालिटी या फिर स्पेशलिटी जो है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज, है ना, दैट वी विल हैव टू रिमेंबर। उसके बाद अगर हम इसके न्यूक्लियस की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो अभी सेंटर पे है ना, वो अभी कहाँ पर है, वो अभी सेंटर पे है। और दूसरी बात यहाँ पे जो द लेयर विच यू पीपल आर एबल टू सी ओवर हियर, है ना, जो लेयर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है वो पूरी तरह से बेस मेम्ब्रेन है। इस बेस मेम्ब्रेन के नीचे ब्लड कैपिलरीज हो सकती है ना, फैट लेयर हो सकती है, जो अलग अलग जैसी उसकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसका बेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर ये ऊपर वाली जो सरफेस है हमने उसको क्या बोला है, उसको यहाँ पे बोला है एपिकल सरफेस। बच्चों देखो ये कुछ टर्म्स जो है वो आपको हमेशा याद यहाँ पे रखनी होगी, और वो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको याद आया होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो वैसे यहाँ पे एपिकल सरफेस है, एपिकल सरफेस जो ऊपरी सतह है दैट विल बी नोन एज एपिकल सरफेस, और ये जो है ये है बेसोलेटरल सरफेस, उसके नीचे वाली जो परत है दैट इज नोन एज बेसोलेटरल सरफेस, है ना, ये याद रखिएगा। इससे आपके जो आंसर्स है दैट इज गोइंग टू बिकम मच मोर एडवांस आल्सो, है ना। तो ये स्ट्रक्चर की बात यहाँ पे हुई बच्चों। अब देखिए कि ये है क्या, ये काम कैसे कर रहे हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट है। तो ये काफी ज्यादा सिंगल या फिर काफी ज्यादा पतली सी लेयर हमको ये देखने को मिलती है, और इसमें फ्लैट सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन वो कैसे हैं, इर्रेगुलर बाउंड्रीज के साथ में है। क्या है उसमें इर्रेगुलर बाउंड्रीज हमको वहां पे देखने को मिलेगी बच्चों। ये स्क्वेमस एपिथेलियल की बात यहाँ पे हुई है ना। स्क्वेमस एपिथेलियल कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, अब उनकी बात देखें तो ये जनरली मिलते हैं आपको ब्लड वेसल्स के अंदर। ये आपको कहाँ पर मिल गए, ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स में क्यों जरूरत है, क्योंकि कॉम्पैक्ट पैकिंग हमको यहाँ पे चाहिए ना, मतलब इनके बीच में देयर इज नो गैप बिटवीन द स्क्वेमस टिश्यू, है ना। स्क्वेमस टिश्यू के बीच में बच्चों कोई गैप यहाँ पर नहीं है, तभी तो ब्लड वेसल में काम कर पाएंगे। यहाँ पे लीक नहीं होने देना चीजों को, यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चीजों को, दैट्स व्हाई दीज काइंड ऑफ टिश्यू विल बी देयर। उसके बाद में ये आपको देखने को मिलेंगे एयर सैक में। एयर सैक मतलब आपके लंग्स के अंदर, है ना, लंग्स के अंदर भी, मतलब ये बच्चों वही है, यहाँ पर लीकेज का कोई सवाल नहीं है ना, यहाँ पे टपकने नहीं देना है उसको कुछ भी चीज़ों को बाहर नहीं देना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये अगर किसी भी डक्ट में प्रेजेंट है तो हमको पता है कि द थिंग्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ये हमको अभी तक पता है ना। ये सारी चीज़ें हमको याद है कि भैया हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज़ें जो है वो मूव करती है, इसकी तरफ वो मूव करती है। और जब वो मूव करती है तो वो कैसे मूव कर पाती है, वो मूव कर पाती होगी उस मेम्ब्रेन के थ्रू, है ना, या मेम्ब्रेन नहीं होगी तो बिना मेम्ब्रेन के भी जो ट्रांसफर जो वहां पे देखने को मिलता है वो कहलाएगा आपका डिफ्यूजन, है ना। तो मतलब यहाँ पे जो ये टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे ये क्या काम करवाएंगे वहां पर, ये डिफ्यूजन की मदद से दे विल बी एबल टू डू अ काइंड ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, है ना, या फिर एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर ये करवा पाएंगे, किसकी मदद से, इन स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के कारण। कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में।
आपके एयर सैक में या फिर जो भी आपके डक्ट है ना, जो भी आपकी पाइपलाइंस आपकी बॉडी में देखने को मिल रही है, दैट कंटेन स्क्वेमस एपिथेलियल इन दैट। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे चलते हैं, क्यूबॉइडल की बात करते हैं। क्यूबॉइडल की बात हमने क्या करी थी? क्यूबॉइडल मतलब जो क्यूब जैसे शेप के हैं। अब मैंने बताया था कि जब हम उसका लेवल, उसकी हाइट बढ़ाते हैं तो क्या सेंटर कहाँ पे जाएगा? नीचे की तरफ जाता जाएगा। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना। तो देखिए अभी वहां पर प्रॉपर यहाँ पर सेंटर पे दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा नीचे आ गया है ना। साइटोप्लाज्म वैसे ही उतना ही पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है साइटोप्लाज्म का, वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है ना। लेकिन हमको उसके नीचे जो बेसोलेटरल लेयर दो देखने को मिलती है, अब ये उसको हमने बोला यहाँ पे बेसमेंट लेयर है ना। उसका क्या है? उसकी बेसमेंट लेयर है ना, एक कनेक्टिविटी चाहिए जहां पर वो अडेर रहे, उखड़ ना जाए है ना। तो यहाँ पे चिपकाने के लिए और उसको प्रॉपर सेट करने के लिए अब बेसमेंट मेम्ब्रेन इज देयर। और दूसरी बात बच्चों कि उसके नीचे आपको देखने को मिलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत यहाँ पर क्यों है? कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है ना। क्या करना है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करना है। इसको ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के बीच में भी एक्सचेंज करवाना है ना। यहां पर एंजाइम्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होगा। मतलब इन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटी इससे होने के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए क्या है, हमको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बात करी तो ये कैसा है कि ये बिल्कुल सिंगल लेयर है तो सिंगल लेयर, लेकिन स्क्वेमस से अलग क्यों है? तो स्क्वेमस से ये इसलिए अलग है क्योंकि इसका शेप जो है वो क्यूबॉइडल है, या फिर क्यूब जैसे स्ट्रक्चर के सेल्स हमको दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया गया क्यूबॉइडल टिश्यू। और ये कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं आपकी ऐसी डक्ट में जहां पर ग्लैंड्स होती है ना। कहां पर? ऐसी डक्ट में जहां पर ग्लैंड्स होती हैं। और ये जहां पर नेफ्रॉन वगैरह है, कहां पर? आपकी किडनी के अंदर, वहां पर ये प्रेजेंट होता है कॉलम जैसे शेप के। और दूसरा काम क्या करेंगे? दूसरा काम ये करेंगे चीजों के सिक्रीशन में। आप ये याद रखिएगा, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दीज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? फॉर द रिस्पॉन्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन। किसके लिए? एक तो पहला हो गया एब्जॉर्प्शन के लिए, और दूसरा जो है वो है सिक्रीशन, है ना। ये दो चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। सिक्रीशन मतलब किसी चीज को यहाँ पे अपने अंदर से प्रोड्यूस करके वो बाहर निकालेगा, और एब्जॉर्प्शन मतलब बाहर की चीजों को अंदर। मतलब ये कहां पर हुआ है? आपकी वासा रेक्टा के अंदर, है ना। जो आपका पीसीटी और डीसीटी जो है आपको ये वहां पर देखने को मिलेंगे बच्चों, है ना। ये देखिए नीचे जा रहा है तो मतलब ये आपका डीसीटी हुआ, है ना, ये आपका पीसीटी हुआ, है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में आपने जाना है। तो यहाँ पर हमको मालूम है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और यहाँ पर एब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी के अंदर वो सबसे ज्यादा होता है। मतलब ये यहाँ पर दे आर प्रेजेंट ओवर देयर, कहाँ पर? आपके नेफ्रॉन वाले पार्ट में, किडनी वाले पार्ट में दे आर प्रेजेंट ओवर देयर। इसलिए तो एब्जॉर्प्शन और चीजों का सिक्रीशन जो है ये क्यूबॉइडल टिश्यू कर पाते हैं। उसके बाद में अगर हम क्यूबॉइडल के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, भाई ये देखो वही बात आ गई, आपके एपिथेलियल आपके पीसीटी में ये प्रेजेंट होगा, है ना। वहाँ पर किडनी के अंदर माइक्रोविलाई विल बी देयर। जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इस तरह से विलाई पढ़ी है ना बच्चों, वैसी उससे भी कई छोटी छोटी माइक्रोविलाई जो छोटी होती है उनको माइक्रोविलाई बोला जाता है। और वो माइक्रोविलाई जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है किस चीज़ के लिए? फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवर देयर। ये क्यों है? फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ओवर देयर, चीज़ों को एब्जॉर्ब वो वहाँ पर करेगी। और एब्जॉर्ब क्यों हो पा रहा है? इन्हीं हेड लाइक स्ट्रक्चर के कारण या माइक्रोविलाई के कारण, जो कि उनके ऊपर देखने को मिलती है ना। तो ये इस तरह से इट विल बी प्रेजेंट ओवर देयर, बहुत छोटे छोटे से इस तरह से हमको देखने को मिलेंगे माइक्रोविलाई। इट विल बी क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बात हमने करी। अब कॉल्यूमनर एपिथेलियल की बात करें, तीसरा टाइप है ना, शेप के बेसिस पे जो हमने क्लासिफिकेशन देखा था उसी में आप कॉल्यूमनर की बात करें। मतलब जैसे कैसे हैं ये कॉलम जैसे शेप के हैं। कैसे हैं बच्चों? ये कॉलम जैसे शेप वाले हैं। और कैसे हैं, क्या काम कर पाते हैं? तो देखिए अब इसमें देखने को मिला कि अब इनका न्यूक्लियस ऊपर से अब नीचे की तरफ जा रहा है।
आया, नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए न्यूक्लियस जो है अब वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब उसके बेस पे आ रहा है, जो बेस लेयर जो है उसकी तरफ ये बढ़ता जा रहा है। और ये आपके कॉलम जैसे शेप वाले आपके कॉलमनर एपिथेलियल ये हो गए, है ना। इनको भी कनेक्टिविटी तो चाहिए होती है, लेकिन ये कैसे बने होते हैं, तो सिंगल लेयर तो है लेकिन काफी कैसे हैं, सिंगल लेयर तो है लेकिन कैसे हैं, ये टॉल है। और दूसरा ये कैसे हैं, सिलेंडर सेल्स है ना, सिलेंडर सेल्स हैं, ये हाइट वाले सेल्स हैं, ये टॉल सेल्स हैं, है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इनका न्यूक्लियस जो है वो नीचे उनके बेस की तरफ चलता जा रहा है। ये फ्री सरफेस पे या फिर इनके ऊपर हमको देखने को मिलता है, इनके फ्री सरफेस या फिर बोले कि इनके ऊपर अभी माइक्रोविलाई जैसी कुछ भी चीज़ यहाँ पे है नहीं। और ये आपको देखने को मिलेंगे स्टमक की लाइनिंग में। स्टमक की लाइनिंग में क्या रोल होता है, स्टमक की लाइनिंग में रोल होता है सिक्रीशन का, है ना। क्या सिक्रीट होगा, यहाँ से सिक्रीट होता है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि एंजाइम्स को कन्वर्ट कराना है। क्या कराना है बच्चों, यहाँ पर एंजाइम्स को कन्वर्ट कराना है, चीज़ों को बदलना है, तो सिक्रीट कुछ करना पड़ेगा, कुछ वहाँ पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो स्टमक की लाइनिंग में सिक्रीशन यहाँ पे होता है ना, HCl का यहाँ पे सिक्रीशन होता है, सिक्रीशन यहाँ पे होगा। इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट है ना, तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है मतलब क्या है, एब्जॉर्प्शन ये करेगा। तो ये भी आपके कॉल्यूमनर भी क्या कर रहे हैं बच्चों, दीज कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। मतलब देखिए दोनों का, आपके क्यूबॉइडल का और कॉल्यूमनर का दोनों का फंक्शन यहाँ पे सिमिलर जा रहा है। क्या, एक तो आपके सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए, बस लोकेशन चेंज हुई है। उसका आपने क्या बताया था, क्यूबॉइडल का क्या बताया था, क्यूबॉइडल जो है वो रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबल थे एब्जॉर्प्शन के लिए। लेकिन कहाँ पर थे वो आपको किडनी में देखने को मिले, माइक्रोविलाई वहां पे देखने को मिले। लेकिन ये जो है ये प्रेजेंट है आपके स्टमक में, ये प्रेजेंट है आपकी इंटेस्टाइन में। क्यों प्रेजेंट है, ताकि एब्जॉर्ब कर सके फूड को और सिक्रीट कर सके HCl को। मतलब ये खुद नहीं रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके सिक्रीशन के लिए, लेकिन ये सिक्रीशन करवाएंगे, है ना। सो दिस इज योर कॉलमनर एपिथेलियल। चौथा जो है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप की जब हम बात कर रहे हैं, तो चौथा यहाँ पर है सिलिएटेड। सिलिएटेड मतलब क्या है, अब उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, अब उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल सेल जो है, अगर इनके ऊपर क्या आ जाए, इनके ऊपर अगर सीलिया आ जाए, सीलिया मतलब क्या होगा कि मान लीजिए अगर ये इस तरह के आपके टिश्यूज यहाँ पर है, इन टिश्यू में आपको ये इस तरह से न्यूक्लियस देखने को मिला बच्चों, है ना, ये इस तरह से न्यूक्लियस देखने को मिला। लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर हमको अगर इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिल जाए, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हमने क्या नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया हमने सीलिया। इनको क्या नाम दे दिया, सीलिया। और अगर ये सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये क्या काम करेंगे, ये चीज़ों को एब्जॉर्ब कराने में और उनके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होंगे। और सीलिया अगर इस एपिथेलियल के ऊपर प्रेजेंट है तो इनका नाम क्या रख दिया गया बच्चों, इनका नाम रख दिया गया सीलिएटेड एपिथेलियल, है ना। क्या है ये, सॉरी एपिथेलियल मैंने बोल दिया, वैसे वो भी सही है, सीलिएटेड एपिथेलियम इट विल बी नोन एज। और इनका काम क्या होगा, चीज़ों को मूव कराने में, है ना। ये देखो पार्टिकल्स को मूव कराने में, क्यों मूव कराना है, यहाँ पे म्यूकस का स्पेसिफिक डायरेक्शन इनको फ्लो कराना पड़ता है। क्योंकि देखिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात समझें तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या देख पाते हैं कि लगातार प्रोड्यूस होता है वहाँ पर म्यूकस। और जब वहाँ पर लगातार म्यूकस का सिक्रीशन होगा तो वो म्यूकस क्या है, वो म्यूकस बचाता है आपको HCl से, है ना। HCl अगर आपकी टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, टिश्यू या सेल जो है वो डीनेचर यहाँ पे हो सकता है। तो HCl से बचाने के लिए म्यूकस प्रोड्यूस हुआ। म्यूकस प्रोड्यूस कहाँ से हुआ, ये वहाँ पे आपके गॉबलेट सेल से प्रोड्यूस होगा तो उससे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इस तरह से प्रेजेंट होंगे और इनके जो सीलिया जो है वो इसको मूव कराने में, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसको मूव कराने में उनकी मदद करेंगे और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इससे यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो ये है आपका क्या, ये है आपका चौथा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सीलिएटेड एपिथेलियल, है ना। दूसरा ये मेनली हमको देखने को मिलते हैं आपके जो भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, है ना, जो अंदर से खाली होते हैं, मतलब आपके ब्रोंकियोल्स, है ना, या फेलोपियन ट्यूब, अभी जिसके बारे में शुरुआत में हमने बात की थी, है ना, कि वहां पर जब एग ओवेरी से क्या लेकर के आना है फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन
फेलोपियन ट्यूब में क्या लेकर के आना है, तो ओवेरी से फेलोपियन ट्यूब में क्या पहुंचने वाला है बच्चों, यहाँ पे पहुंचेगा एग, है ना, यहाँ पे क्या पहुंचेगा, एग पहुंचेगा। तो एग को वहां पर पहुंचाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जरूरत होगी सीलिया की, है ना, यहाँ पर वो सीलिया प्रेजेंट है। दूसरा आपके ब्रोंकियोज, ब्रोंकियोज में क्या हो रहा है, देखिए ब्रोंकियोज में यहाँ पे क्या लगातार प्रोड्यूस होता है, म्यूकस। यहाँ भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लगातार म्यूकस का सिक्रीशन यहाँ पे होता है। और म्यूकस का सिक्रीशन यहाँ पे क्यों होता है, ताकि वहां पे अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर आता है तो उसको वो वहां पे चिपका लें, उसको वहीं पर अंदर रोक लें। दूसरा यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देना है, तो म्यूकस इसका भी काम करेगा। एक प्रॉपर मॉइस्चर वहां पे मेंटेन करके रखना है, तो म्यूकस वहां पे काम करेगा। तो इस म्यूकस को हमेशा चलाते रहना पड़ेगा, इसका मूवमेंट हमको बनाए रखना पड़ेगा। और इसीलिए ये म्यूकस और चीज़ों के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसकी मदद से मूव करा पाते हैं, सीलिया की मदद से चीज़ों को मूव कराते हैं। और सीलिया जब उस कॉलम जैसे या क्यूबॉइड वाले जैसे स्ट्रक्चर पे या शेप वाले सेल्स पे प्रेजेंट होता है, तो ऐसे टिश्यू को हम लोगों ने क्या बोला, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ये आपका चौथा टाइप हो गया बच्चों। इसके बाद में अगर कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल की अगर हम बात कर रहे हैं, क्यूबॉइडल और कॉल्यूमनर की बात कर रहे हैं, तो इनमें कुछ हमको स्पेशलाइजेशन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या स्पेशलाइजेशन हमको देखने को मिलेगा कि भैया इसमें कुछ अलग ही गुण देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे कि उनकी कुछ के पास में ग्लैंड होती है। क्या प्रेजेंट होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ग्लैंड क्या करती है, ग्लैंड में भी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन। ये क्या करता है, ये हार्मोन का प्रोडक्शन करता है ना। हार्मोन सही समय पे और सही जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए हमको पता है कि ये प्रोड्यूस होते कहाँ से, कि ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो ग्लैंड में ये अगर एपिथेलियल के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट है, तो वो एपिथेलियल क्या कहलाती है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल, है ना, एपिथेलियम। और वो ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल थैलियम जो है वो कैसी हो सकती है बच्चों, इसमें हमको देखने को मिलेगा कि या तो सिंगल सेल वहां पे प्रेजेंट हो, जैसे यूनिसेल्युलर वो हो सकते हैं, और हो सकते हैं मल्टी सेल्युलर भी। तो ये जो यूनिसेल्युलर होते हैं ये पूरी तरह से आइसोलेटेड ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं, है ना। इसमें कौन से सेल, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था गॉबलेट सेल्स का। ये गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, ये गॉबलेट सेल्स जो है ये म्यूकस का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, ये म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और ये गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट कहां पर है, ये प्रेजेंट है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ये प्रेजेंट है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, है ना, वहां पर ये प्रेजेंट है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये यूनिसेल्युलर सेल्स है, वहां पे सिंगल वहां पे प्रेजेंट है और लगातार क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, म्यूकस का सिक्रीशन कर रहे हैं। सिंगल सेल है ना, गॉबलेट सेल्स वहां पे प्रेजेंट है। दूसरा जो है वो है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर मतलब बहुत सारे एक साथ होंगे। तो एक क्लस्टर्स में जब सेल्स वहां पे प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज मल्टी सेल्युलर टिश्यूज ओवर देयर, या फिर वहां पे प्रेजेंट होंगे। जैसे आपकी सलाइवरी ग्लैंड हो गई, है ना, आपकी जितनी भी बाकी की सारी ग्लैंड्स हो गई, आपके टेस्टिस, ओवरीज, है ना, वो भी सारी एक तरह की ग्लैंड ही तो है। ओवरी वहां पे ग्लैंड नहीं है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड हमारी, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा का प्रोडक्शन करती है, सलाइवा का प्रोडक्शन करती है। और ये जो सलाइवा होगा बच्चों, ये सलाइवा इज गोइंग टू वर्क एज अ काइंड ऑफ एंजाइम, है ना। उसके अंदर क्या एंजाइम वहां पर है जो कि फूड के डाइजेशन में आपको मदद करेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड कैसी बच्चों, उसमें बहुत सारे सेल्स आपस में प्रेजेंट है और सब मिल के जोर लगा के दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ थिंग ओवर देयर। सलाइवा का प्रोडक्शन वो वहां पे करते हैं। तो अगर वो साथ में मिलके वहां पे प्रोडक्शन करते हैं तो वो मल्टी सेल्युलर कहलाए। और ये क्या हो गए, ये आपके कॉल्यूमनर और क्यूबॉइडल में एक स्पेशलाइजेशन हमको देखने को मिला कि कुछ के पास में ग्लैंड है और कुछ के पास में ग्लैंड नहीं है। तो ग्लैंड जिनमें है, तो ग्लैंड कैसी हो सकती है, वो कैसे बन सकते हैं, या तो वो सिंगल से मिलके बने होंगे या फिर किसी मिलके क्या बने होंगे, एक सिंगल सेल से भी बने होंगे। और बहुत सारे सिंगल सेल जब आपस में साथ में आते हैं तो दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक थिंग ओवर देयर, है ना। तो ये कैसे दिखाई देता है, ये कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे सिंगल आपको यूनिसेल या फिर यूनिसेल्युलर ग्लैंड हमको देखने को मिल रही है। ये क्या कर रहे हैं, ये गॉबलेट सेल्स हैं, क्या करेंगे, ये यहाँ पर म्यूकस का प्रोडक्शन करते रहेंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पर देखिए, ये वाली अगर ये भी एक ग्लैंड है,
ग्लैंड मतलब क्या है, जहां पर बहुत सारे मल्टी सेलुलर में हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे और सब मिलकर साथ में यहाँ पे सिक्रीशन करते हैं। इनका ये होता है कि एक समय के बाद में, अगर मान लीजिए वैसे तो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कांटेक्ट में आते हैं तब समस्या ये हो जाएगी कि डीनेचर हो सकते हैं, है ना। इनमें ये होगा कि इनमें से कोई अगर एक सेल डीनेचर भी हो जाता है तो कोई दूसरा विल बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है एंड दिस इज द यूनिसेलुलर ग्लैंड, है ना। दिस थिंग